हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने अकाउंट का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, वो कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं हमें इस चैप्टर में, जिनके बिगैर हम अकाउंट्स कर ही नहीं सकते, अकाउंट्स को समझ ही नहीं सकते। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें हम किसी गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज करते हैं। किसके लिए? फ्रॉम अर्न मनी, मनी के लिए। तो क्या है, डिफाइन क्या है? द टर्म रेफर्स टू एंटर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज। ठीक, आई होप आपको इसका बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग समझ में आया होगा। अब फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसके क्या फीचर्स होंगे? फीचर्स क्या होंगे इसके अंदर? जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि हम अपने प्रॉफिट के लिए और अपने लिवलाइवुड के लिए करते हैं। तो पहला फीचर है हमारा इट इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, सेकंड है इट एंटर बिटवीन टू पार्टीज। ये तो हमने डिफाइन में समझ लिया कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है हमारा दो पार्टीज के बीच में होता है। तीसरा है इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज फॉर मनी कंसिडरेशन। ये भी हमने डिफाइन में समझ लिया कि इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज फॉर मनी। तो आई होप फीचर्स भी आपको समझ में आए होंगे। अब ट्रांजेक्शन दो टाइप्स होते हैं, एक कैश ट्रांजेक्शन, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नाम से पता पड़ रहा है कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन क्या है कि जब हमने या तो कोई चीज़ खरीदी तो उसी टाइम कैश उसका पे कर दिया, या हमने कोई चीज़ बेची तो उसका उसी टाइम कैश रिसीव कर लिया। तो क्या है, या हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उसी टाइम अगर हम कैश रिसीव या पेड कर दें तो वो कहलाता है हमारा कैश ट्रांजेक्शन। अब दूसरा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसका भी नाम से पता पड़ रहा है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी हमने कोई चीज़ खरीदी तो उसका अमाउंट पे नहीं किया, यानी हम और या फिर हमने कोई चीज़ बेची तो उसका अमाउंट हमें नहीं मिला, तो ये क्या होते हैं हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक, फिर ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं, दो टाइप्स के और होते हैं, एक हमारे एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होता है, एक इंटरनल ट्रांजेक्शन होता है। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं, नाम से पता पड़ रहा है कि जो कि ट्रांजेक्शन हम किसी अदर फर्म के साथ कर रहे हैं, अदर पार्टी के साथ कर रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्म एंड अदर पार्टी आर नोन एज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। अब है हमारा इंटरनल ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व अदर पार्टी, जिसमें कोई और पार्टी इन्वॉल्वमेंट ना हो, उस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं हम? इंटरनल ट्रांजेक्शन। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। फिर आगे के कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे, फिर आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए कुछ और बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा अकाउंट। अकाउंट क्या है? अकाउंट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन टू एन इंडिविजुअल फर्म इन अ सिस्टमेटिक वे। अकाउंट क्या करता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है एक सिस्टमेटिक वे में। दूसरा है हमारा कैपिटल। कैपिटल दोज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। वो अमाउंट जो कि इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस के अंदर प्रोप्राइटर के द्वारा, ओनर के द्वारा, वो कहलाता है हमारा कैपिटल। अगला है हमारा ड्रॉइंग। ड्रॉइंग द अमाउंट कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर देयर पर्सनल यूज, वो कहलाता है हमारा ड्रॉइंग। वो अमाउंट और या फिर गुड्स जो कि विथड्रॉ कराया जाता है किसके द्वारा? ओनर के द्वारा बिजनेस के अंदर से, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। अगला है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी वो अमाउंट या फिर वो गुड्स जो कि हमने किसी भी आउटसाइडर से लिए हैं, वो क्या कहलाता है हमारा? लायबिलिटी। अब लायबिलिटी टू टाइप्स की होती हैं, एक इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी किसको बोलते हैं? जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है? एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर दो तरह के टाइप्स होते हैं, करंट, एक नॉन करंट। करंट वो लायबिलिटीज होती हैं जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाती हैं, कुछ टाइम्स के लिए ली जाती हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, ये कहलाती है हमारी करंट लायबिलिटी। ये हम किस लिए लेते हैं? अपने ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड करने के लिए। अगला है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ली जाती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे, नोट डाउन कीजिए। तो चलिए अब जानते हैं एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी फर्म के पास जो कि फ्यूचर में क्या देते हैं? हमें बेनिफिट्स देते हैं। देखिए क्या है, एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल और फर्म। कंट्रोल का मीनिंग क्या है?
यानी जिसके वो पास हैं, जिसको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं, चाहे वो कोई बिजनेस फर्म हो या फिर वो कोई इंडिविजुअल हो, कोई पर्सन हो। ठीक, अब एसेट टू टाइप्स के होते हैं, एक करंट एसेट, एक नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स हम कैश को भी करंट एसेट बोलते हैं, या तो वो कैश हो या फिर कैश के इक्विवेलेंट हो, है ना। फिर दूसरा पॉइंट है इट इज हैड यूज फॉर ट्रेडिंग। अच्छा, करंट एसेट्स को हम ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। अब कैश है, हम क्या करते हैं, रोज की रोज उससे कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ बेचा वो हमें मिलता है, तो किसके लिए यूज होता है? बिजनेस में ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए यूज हो रहा है, ट्रेडिंग के लिए। अब आता है नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में 3 टाइप्स होते हैं, एक फिक्स्ड एसेट, एक टेंजिबल एसेट, एक इंटेंजिबल एसेट। फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनको हम खरीदते हैं, किस लिए? कोई भी गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, हम उनको सेलिंग पर्पस के लिए नहीं खरीदते। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। डिफाइन देखते हैं, दोज एसेट्स विच आर परचेज फॉर बिजनेस, वो एसेट्स जो कि हम खरीदते हैं किसी भी बिजनेस में फॉर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? गुड्स या सर्विस। दे मीन फॉर नॉट रीसेल, उनको हम रीसेल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल लैंड या बिल्डिंग। ठीक, अब टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनको हम सीन भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर या व्हीकल। अब अगला है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको ना हम सीन कर सकते, ना उनको टच कर सकते। किसी जैसे किसी कंपनी का गुडविल या पेशेंट, ट्रेडमार्क, ये क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, नोट डाउन कीजिए। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है रिसीप्ट। अब ये रिसीप्ट क्या होते हैं? रिसीप्ट यानी कोई कहीं से भी अमाउंट मिला हमें, जैसे कि हमने किसी गुड्स या सर्विस को सेल आउट किया, है ना, एसेट को सेल किया, किसी गुड्स को सेल किया, किसी को सर्विस दी, उसके द्वारा जो हमें अमाउंट मिलता है उसको बोलते हैं हम रिसीप्ट। तो डिफाइन देखते हैं, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट, गुड और सर्विसेज इज नोन एज रिसीप्ट। यानी अमाउंट, पैसा मिलना कहाँ से? किसी भी गुड्स या सर्विस या एसेट को सेल करके, उसको क्या बोलते हैं हम? रिसीप्ट। अब रिसीप्ट हमारी जनरली 2 टाइप्स की होती हैं। पहला है कैपिटल रिसीप्ट एंड दूसरा है रेवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है? द अमाउंट रिसीव्ड बाय बिजनेस एंटिटी फ्रॉम प्रोप्राइटर और पार्टनर एज कैपिटल और मनी बाय द वे इश्यू शेयर, डिबेंचर, लोन। इसका मतलब समझते हैं, यानी हमारे ओनर को, प्रोप्राइटर को पैसा मिलता है बिजनेस से, किस फॉर्म में? शेयर्स की फॉर्म में, डिबेंचर्स की फॉर्म में। ये क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल रिसीप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा है रेवेन्यू रिसीप्ट। द अमाउंट रिसीव्ड बाय बिजनेस एंटिटी ऑन द रेगुलर बेसिस फ्रॉम इट्स ऑपरेशन लाइक सेल ऑफ गुड और सर्विसेज, रेंट एक्सेट्रा। यानी अब प्रोप्राइटर को पैसा कहाँ से मिल रहा है? अपने रेगुलर बेसिस ऑपरेशन से, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट। जो हमें रेगुलर पेमेंट मिलता है उससे क्या बोलते हैं हम? रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक, अगला है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हम हिंदी में जनरली खर्चों को बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि मनी स्पेंड और लाइबिलिटी इनकरेड फॉर एक्वायरिंग गुड और सर्विसेज और एसेट। किसी भी गुड्स या सर्विस को एक्वायर करने में जो हमारे खर्चे होते हैं, जो हमारा अमाउंट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। 2 तरह के हमारे सेम रिसीप्ट की तरह एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहला देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकरेड बाय द एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, मशीनरी एक्सेट्रा। यानी हम फिक्स एसेट को खरीदने में जो अपना अमाउंट खर्च कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, समझ में आया। दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? द एक्सपेंडिचर फ्रॉम रेगुलर बेसिस ट्रेड लाइक पे, सैलरी, रेंट। यानी रेगुलर बेसिस के खर्चों को पे करने में जो हमारा पैसा खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं हम? रेवेन्यू रिसीप्ट, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, बस क्या होता है? रिसीप्ट में पैसा आता है और एक्सपेंडिचर में पैसा जाता है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो होंगे, नोट डाउन कीजिए, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस तो आप जानते हैं कि हम खर्चों को एक्सपेंस बोलते हैं। यानी मगर बिजनेस के अंदर क्या खर्चे होते हैं? बिजनेस के अंदर क्या खर्चे होते हैं? हम किसी भी गुड्स को या सर्विस को लेते हैं तो उसमें हमारा खर्च होता है, पैसा खर्च होता है। तो एक्सपेंस का बिजनेस के अंदर और अकाउंट के अंदर क्या मीनिंग है, तो ये समझते हैं। एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर सेलिंग पर्पज। यही डिफाइन होती है कि एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकरेड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग पर्पज इन नोन एज एक्सपेंस।
यानी हम किसी भी गुड्स को, सर्विस को प्रोड्यूस करने में जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, जो हमारी कॉस्ट लग रही है किसके लिए, सेलिंग पर्पस के लिए, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। अगला है हमारा इनकम। इनकम क्या होता है, द अकाउंटिंग पीरियड में जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया, यानी अकाउंट पीरियड कितना होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ये और 31 मार्च पर एंड होता है। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कितने वीक का होता है हमारा, जनरली कहाँ से स्टार्ट होता है, अप्रैल से टू मार्च। हमारी साल कहाँ से स्टार्ट होती है, जनवरी टू दिसंबर, मगर अकाउंटिंग पीरियड में साल कहाँ से स्टार्ट होती है, अप्रैल से और एंडिंग मार्च पर। यानी जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो आप समझ होंगे अकाउंटिंग पीरियड कितने वीक का होता है। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हम इनकम बोलते हैं। ठीक, तो द अमाउंट प्रॉफिट अर्न इन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज इनकम। अब इनकम कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला छोटा सा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी जितना हमने कमाया टोटल रेवेन्यू उसमें से हम अपने एक्सपेंस खर्चों को हटा दें तो वो निकलता है हमारा इनकम निकलता है। अगला है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, सेम ऐसा इनकम की तरह होता है, यानी जो सेल्स करके हमने जो पैसा कमाया, जो सेल्स करके हमें रेवेन्यू मिला है उसमें से अपने सारे खर्चे हटा दें तो वो निकलता है हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट 2 टाइप्स के होते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि सेल्स रेवेन्यू के अंदर से, यानी सेल्स में जो अमाउंट हमें मिला है उसमें से हम अपने एक्सपेंस हटा दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दें, वो क्या निकलता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है ये समझना जरूरी है। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है कि बस खाली सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा देते हैं तो क्या निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। मगर नेट प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ सारी इनकम्स अपनी ऐड कर लो, जैसे रेंट मिलना, कमीशन मिलना, कुछ और भी इनकम्स तो होती है बिजनेस के अंदर, खाली प्रॉफिट ही थोड़ी नहीं होता, रेंट भी मिलता है, कमीशन भी मिलती है। तो ये क्या होता है, सारी इनकम्स को ऐड करके उसमें सारे खर्चे जब निकाल देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव, लाइक सेलिंग का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ये सब क्या है हमारे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इनको जब हम अपने इनकम्स के अंदर से डिडक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं तो क्या निकलता है हमारा एक्चुअली नेट प्रॉफिट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, इसको नोट डाउन कीजिए, अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है भाई, स्टॉक किसी भी बिजनेस के अंदर जो कि गुड्स होते हैं, जो कि उसके गोडाउन में होते हैं, जो अभी इस मार्केट में सेलिंग के लिए नहीं पहुंचे हैं, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। अब स्टॉक अकाउंट्स के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक एंड एक क्लोजिंग स्टॉक। अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में जो हमारे पास गुड्स हैं या फिर कोई सर्विस है जो कि अभी हमारी सेल आउट के लिए मार्केट में नहीं पहुंची, उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। फिर दूसरी होती है क्लोजिंग स्टॉक, जब क्या हुआ मार्केट में, जब जितने सेल होना था वो सेल हो चुका, उसके बाद जो बचते हैं हमारे पास से गुड्स, वो जो रह जाते हैं उस साल के एंड में, उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। दोनों की डिफाइन देखते हैं। इट्स रेफर टू गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग, यानी साल की स्टार्टिंग में जो होते हैं वो कहलाते हैं ओपनिंग स्टॉक, और साल की एंडिंग में जो रहते हैं उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इट्स रेफर टू गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब है हमारा अगला पॉइंट डेटर। डेटर क्या होता है, कोई भी पर्सन या फर्म जो कि अपने गुड्स या सर्विस को क्रेडिट पर दे रही है, क्रेडिट पर बेच रही है, उधारी पर बेच रही है, वो कहलाते हैं डेटर। ठीक, दूसरा पॉइंट है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, कोई भी पर्सन या कोई फर्म जो कि सामान, गुड्स या सर्विस को उधारी पर खरीद रही है, खरीदने वाला कौन कहलाता है, क्रेडिटर, बेचने वाला डेटर। ठीक, अब आता है अगला पॉइंट बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल भाई जैसे समझिए किसी कोई सेलर है जिसने अपना कोई या गुड्स या सर्विस किसी बायर को सेल आउट की, बायर ने उसका पेमेंट आज नहीं किया, वो कहता है कि मैं इसका पेमेंट फ्यूचर डेट में करूंगा, तो सेलर क्या करता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देता है, ऐसा एविडेंस कि अभी इसका पेमेंट नहीं हुआ है, बायर इसका पेमेंट कब करेगा, फ्यूचर में, तो क्या बना देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। डिफाइन क्या है इसकी कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया जाता है किसके द्वारा, इज रिटेन बाय द सेलर ऑफ गुड्स, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा दिया जाता है, सेलर ऑफ गुड्स के, है ना, ऑन द बायर, बायर को दिया जाता है टू द लेटर। उसमें ये लिखा होता है कि टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट एट अ फ्यूचर डेट। उस बिल में क्या होता है, उस बिल में कि इसका पेमेंट आज नहीं हुआ है, बायर जो है इसका पेमेंट फ्यूचर में करेगा। अब अगला है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, द बायर ऑफ गुड्स और सर्विस हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द सेलर ऑफ गुड्स बिकम ड्रॉ ऑफ द बिल। यानी बिल रिसीवेबल मैंने समझाया कि जो बायर है उसने अभी पेमेंट नहीं करा, वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा। जब बायर फ्यूचर में पेमेंट उस जो चीज़ उसने उधारी पे ली थी और उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मिला था कि वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा। ठीक,
आज अब क्या है, जब वो फ्यूचर में पेमेंट कर देता है उस चीज़ का, उसने फ्यूचर में पेमेंट कर दिया उस चीज़ का, तो जो हमारा सेलर है वो क्या देता है उसे बिल्स पेबल, और उस बिल पे क्या कर देता है, बिल को ड्रॉ कर देता है, यानी इसका पेमेंट हो चुका। आई होप इनको ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इनको नोट डाउन कीजिए, कुछ और पॉइंट्स बचे हैं, उनके साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए। अब है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आप दोस्तों जानते ही होंगे, डिस्काउंट किसको बोलते हैं। जब कुछ रिडक्शन दिया जाए, जैसे हम कस्टमर हैं, हम दुकान पे जाते हैं, हमको कुछ रिडक्शन दे दिया जाता है सेल्स प्राइस में, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्काउंट। अकाउंटिंग के अंदर दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किन कस्टमर को दिया जाता है, चाहे तो वो क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, या तो उधारी पे खरीद रहे हैं, या फिर वो तुरंत पेमेंट कर रहे हैं, तो दोनों कस्टमर्स को क्या दिया जाता है, दोनों टाइप के कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। डिफाइन भी इसकी यही है कि इट्स गिव ऑल कस्टमर्स हु परचेज गुड्स क्रेडिट और प्रॉपर पेमेंट। पेमेंट का मतलब तुरंत पेमेंट कर देना। तो ट्रेड डिस्काउंट किन कस्टमर को दिया जाता है, जो कि चाहे तो उधारी पे खरीद रहे हैं, चाहे तुरंत पेमेंट कर रहे हैं, दोनों कस्टमर्स को दिया जाता है। अब दूसरा है कैश डिस्काउंट। भाई नाम से पता पड़ रहा है, कैश दोगे जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा। कैश डिस्काउंट किन कस्टमर को मिलता है, जो कि कैश दे रहे हैं, जब भी तुरंत पेमेट कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आई हो ये समझ में आएंगे दोनों, नोट डाउन कीजिए ठीक है इन दोनों को। अब अगला है कैश डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। ये भी दोनों जनरली से बात से पता पड़ता है, नाम से पता पड़ता है कि डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव। जब ऐसा सेलर में किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। और ऐसा कस्टमर मुझे कुछ रिडक्शन मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, उसको बोल देते हैं डिस्काउंट रिसीव। डिफाइन देखिए, इफ कैश डिस्काउंट इज अलाउड, कैश डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट अलाउड किया जा रहा है, कब, जबकि तुरंत पेमेंट किया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। और फिर दूसरा है डिस्काउंट रिसीव। इफ कैश डिस्काउंट इज रिसीव, कैश डिस्काउंट रिसीव करा गया है किसके द्वारा, कैरेक्टर के द्वारा, कब, जब तुरंत पेमेंट हो रहा है। तो दोनों जैसे पॉइंट्स हैं ये। फिर अगला प्रोपराइटर और लाइव स्टॉक। प्रोपराइटर किसको बोलते हैं, ओनर को प्रोपराइटर बोलते हैं, यानी जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर। ये इसकी डिफाइन है। प्रोपराइटर ओनर आर दोज पर्सन हु स्टार्ट और इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। अब लाइव स्टॉक क्या होता है, लाइव स्टॉक दोस्तों जो हमारे एनिमल्स हैं, जो कि हम यूज करते हैं बिजनेस के अंदर ट्रांसपोर्टिंग के लिए, जैसे ऑक्स हो गया, हॉर्स हो गया, इनको क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक। अकाउंटिंग के अंदर इसको क्या बोला जाता है, लाइव स्टॉक। डिफाइन इसकी ये है कि एनिमल्स आर यूजिंग इन बिजनेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग पर्पज लाइक ऑक्स, हॉर्स विद कार्ड, यानी बुग्गी के साथ जो यूज करे जाते हैं एनिमल, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इनको नोट डाउन कीजिए, नोट साथ ही साथ बनाते चलती और रिवीजन करते रहिए अपना। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो दोस्तों अब हमारे इस चैप्टर के कुछ अगले पॉइंट, उसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि अकाउंटेंट के द्वारा बनाया जाता है। और किस लिए बनाया जाता है, ऐसा एविडेंस यानी सबूत के लिए। बिजनेस ट्रांजेक्शन जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे सबूतों की जरूरत पड़ती है, तो एक वाउचर भी क्या होता है, हमारा एक सबूत होता है, एक एविडेंस होता है, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, अकाउंटेंट के द्वारा। डिफाइन देखते हैं, ए वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। एक वाउचर क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि अकाउंटेंट के द्वारा बनाया जाता है, प्रोवाइडिंग यानी प्रोवाइडिंग द एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। किसके लिए, प्रोवाइडिंग द बिजनेस एविडेंस, बिजनेस एविडेंस लाइक पेन स्लिप, लाइक सेल्स बिल, ये सब क्या है, हमारे एक एविडेंस होते हैं, वाउचर्स होते हैं। वाउचर हमारा अकाउंट में एक अलग चैप्टर भी है, उसमें हम जनरली डिस्कस करेंगे कि वाउचर होता क्या है, उसे डिस्कस लेंथ से करेंगे, उसे जानेंगे क्या वाउचर क्या होते हैं। ठीक, अभी इसमें हमने इतना जाना कि वाउचर क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि अकाउंटेंट के द्वारा बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, ऐसा एविडेंस, सबूत के तौर पर। ठीक, अगला है अलाउंस। अलाउंस क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स जब कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, किसी प्रोडक्ट में हमारे में कुछ डिफेक्ट है, सब माइनर डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट छोटा मोटा डिफेक्ट हो जाता है, तो सेलर क्या करता है, उसमें कुछ रिडक्शन देकर उसको सेल आउट कर देता है, इसी को बोलते हैं अलाउंस। इन सम रिडक्शन इन सेल प्राइस एज गिवन टू कस्टमर ड्यू टू सम माइनर डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट इज नोन एज अलाउंस। यानी प्रोडक्ट में कुछ खराबी आ गई है, कुछ डिफेक्ट है, और उसको कुछ रिडक्शन के साथ सेल आउट कर देना, ये अलाउंस कहलाता है। ठीक, अगला है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट एक ऐसी कंडीशन होती है, कैसी कंडीशन,
जब एक सेलर है जिसने अपना कोई भी गुड्स या सर्विस सेल आउट की, अब उसका अमाउंट क्या है, इररिकवरेबल, यानी वो रिकवर नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन हो जाए कि वो अब रिकवर नहीं है, या तो वो जिससे वो सेल आउट किया वो नहीं दे रहे हैं, कोई भी कंडीशन ऐसी जिससे उसका अमाउंट नहीं रिकवर हो सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। तो डिफाइन है, बैड डेट इज द अमाउंट टू रिकवर फ्रॉम डेटर। बैड डेट कैसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर हम अपना अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकते। अगला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, फिक्स एसेट्स यानी लाइक जो आप इस टाइम स्मार्टफोन में वीडियो देख रहे हैं, इसकी क्या है, टाइम के साथ वैल्यू डेक्लाइन हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। जो फ़ोन आज आपने 20,000 का लिया है, वो कुछ टाइम क्या होगा, वो 10,000 का बिकेगा, तो इसकी क्या हुई, वैल्यू कम हो गई। इसी को क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन, यानी टाइम के साथ हमारे फिक्स एसेट की जो वैल्यू कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इट्स रेफर टू कंटिन्यू एंड ग्रेजुअल डेक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू कम होना टाइम के साथ, इसको ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगला है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आज फिक्स एसेट की, अब उसमें टाइम के साथ जो हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है यानी वैल्यू कम हुई है, उसको लेस करके जब हम अपनी बुक के अंदर, अकाउंटिंग बुक के अंदर लिखते हैं, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक। At the end of accounting period, fixed assets are shown at their less cost depreciation, यानी बुक के अंदर, अकाउंटिंग बुक के अंदर हम उसको कैसे शो करते हैं, जो फिक्स एसेट की वैल्यू है उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू। ठीक। अगला है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, एक पर्सन ऑफ बिजनेस नॉट इन अ पोजिशन टू पे अवर फुल डेट। कोई पर्सन या फिर कोई भी बिजनेस या फर्म जो कि एक ऐसी कंडीशन में नहीं है कि अपने कर्जों को, अपने डेब्ट्स को चुका पाए, यानी भर पाए, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। और उसी का अपोजिट है सॉल्वेंट। एक पर्सन और बिजनेस इन अ पोजीशन टू पे आवर फुल डेट। एक पर्सन या फिर कोई बिजनेस इस पोजीशन पर है कि वो अपने डेब्ट्स को, अपने कर्जों को चुका सकता है, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। आई होप चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, पूरा चैप्टर। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। इसको नोट डाउन कीजिए एंड चैप्टर को मेरे साथ साथ नोट डाउन और रिवीजन जरूर करिए। ठीक, थैंक यू सो मच।